भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आज शनिवार है और हमेशा की तरह आज भी हम कृषि मंत्रालय द्वारा निर्मित वो फिल्म दिखाएंगे जिसमें कृषि संबंधी तमाम जानकारियां होती हैं। लेकिन आज की ये कहानी बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस फिल्म में आप जैसे ही किसान भाइयों की कहानी को शामिल किया गया है, यानी कैसे उन्होंने फर्श से अर्श का सफर तय किया, उनकी सफलता की कहानी दिखाएंगे आपको इस फिल्म में। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण जानकारी भी हम लेकर आए हैं। जी हाँ, अक्सर आपने सुना होगा अपने संबंधियों से, अपने दोस्तों से कि रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर आप बेहतर लाभ उठा सकते हैं, लेकिन कई बार पूरी जानकारी न होने की वजह से इसके विपरीत प्रभाव भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। जी हाँ, इसलिए इसकी जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है कि कब और कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाए। हालांकि फौरी तौर में आपको ये लगेगा कि आपको काफी अच्छे फल मिल रहे हैं, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव बहुत ही नकारात्मक हो सकते हैं। इसीलिए बहुत ध्यान से देखिएगा इस जानकारी को। कृषि उपज को लगातार बढ़ाने और भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अलावा आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। उत्तर भारतीय प्रांत पंजाब के मोहाली जिले के अंतर्गत आने वाले डेरा बस्सी ब्लॉक के ज्वाला कलां गांव में रहने वाले किसान गुरदीप सिंह ने पहल करते हुए अपने खेतों में कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं को अपनाते हुए आधुनिक कृषि प्रणाली का उपयोग करना शुरू कर दिया। इसका सुखद नतीजा ये रहा कि न केवल उनकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई, बल्कि उनके खेतों की उपजाऊ क्षमता में भी इजाफा होने लगा है। जी हाँ, किसान गुरदीप सिंह के पास लगभग 10 एकड़ खेती करने योग्य भूमि है, जिन पर वो गेहूं, पैडी और सनफ्लावर की फसल उगाते थे। किसान भाई गुरदीप सिंह ने कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही परियोजना के अंतर्गत अपनी जमीन के कुछ हिस्से में नए ढंग से खेतीबाड़ी करने की पहल की। उन्होंने अपनी जमीन की उत्पादन क्षमता की जांच कराई। बीजों के उचित उपचार के बाद बीज बोने के तरीकों में वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए उचित उर्वरक व कीटनाशकों का प्रयोग किया। नजदीकी अपने सेंटर में गए थे जी, खेतीबाड़ी के जी, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा भी ये चारों पासों को प्लाट को बुझाई करेंगे जी। स्कीम से जी हमें यानी कि 22-22.5 क्विंटल का लगभग इसका पैदावार से यानी बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए किसान भाई गुरदीप सिंह ने बाय डायरेक्शनल पद्धति का उपयोग करते हुए बीजों को बो दिया गया। इसके अलावा 50 किलोग्राम DAP, 45 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम MOP को प्रति एकड़ के हिसाब से बीज बोने के समय इस्तेमाल किया गया। साथ ही 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का भी इस्तेमाल किया गया। पहली सिंचाई के बाद फिर से दूसरी खुराक के तौर पर 45 किलोग्राम यूरिया को खेतों में डाला गया। गेहूं की फसल की पैदावार को नियंत्रित कर सही बनाए रखने के लिए 13 ग्राम सल्फोसल्फूरोन 75 WG को 100 लीटर पानी में मिलाकर बीज बोने के 35 दिन बाद छिड़काव किया गया। पहली सिंचाई के बाद और बीजों के पौध बनते समय पौधों में होने वाले येलो रस्ट से बचाव के लिए 200 मिलीग्राम टिल्ट को 200 लीटर पानी में मिलाकर फिर से पौधों पर छिड़काव किया गया। इन छोटी छोटी चीजों के इस्तेमाल और उचित देखभाल करने का ही नतीजा रहा कि किसान भाई गुरदीप, जो पहले पूरी मेहनत के बावजूद जहां सिर्फ 16 से 17 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से पैदावार प्राप्त करते थे, वहीं अब उनकी पैदावार बढ़कर 22 क्विंटल प्रति एकड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। सबसे पहले हमने सर्टिफाइड सीड किसानों को उपलब्ध कराया और साथ ही सीड ट्रीटमेंट के बारे में बताया। इसके लिए हमने हर ब्लॉक में प्रदर्शनी लगाई और किसानों को ट्रेनिंग भी दी कि बीज की सुधाई और कनक की बुझाई कैसे की जाती है, जिससे कि बीज में जो बीमारियां लगती हैं उन पर पूरा काबू पाया जा सके। है ना ये फायदे का सौदा? तो क्यों ना हम भी इसी फायदे को आगे बढ़ाते हुए नवीनतम प्रणाली का उपयोग करें और बढ़ाएं अपनी अपनी पैदावार और खुशहाली। इन छोटी छोटी मगर समझदारी वाली नीतियों को अपनाने से ही पैदावार बढ़ने लगेगी, जो कि आमदनी बढ़ाने में सहायक बनेगी
और यदि आमदनी बढ़ने लगेगी तो खुशहाली अपने आप आपके कदम चूमने लगेगी, जो कि हम सभी के विकसित और खुशहाल जीवन का आधार बन जाता है। ये तो थी किसान भाई गुरदीप सिंह की मेहनत की झांकी, जहां नवीनतम प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए कृषि पैदावार में करिश्माई इजाफा हुआ है। इसके साथ ही हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी भी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी-कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। यह भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि। इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इसका निदान कराएं और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि संभावित दुष्प्रभाव से बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर नष्ट कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में
कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी-छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। और अब आपको हम दिखाएंगे आप जैसे ही किसान भाइयों की सफलता की कहानी। जी हाँ, आपने सुना होगा, जहाँ चाह वहाँ राह। यानी अगर आप मन में दृढ़ निश्चय कर लें कि आपको ये कार्य करके ही दिखाना है, तो भले ही कितनी ही कठिन समस्या आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपका आत्मविश्वास उसे पार करने में आपकी मदद करता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है आप जैसे ही किसान भाइयों ने। कैसे इन जटिलताओं का सामना कर उन्होंने कामयाबी हासिल की, कैसे वो मंजिल तक पहुंचे, आइए देखते हैं। समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर ऊंचे हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। खूबसूरत पहाड़ियों पर सीना ताने खड़े चीड़ के वृक्ष मानो स्वागत के लिए खड़े हों। हमेशा से विदेशियों को आकर्षित करते इस शहर की विशेषता है यहां पर होती 100 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा और उससे मिलती भरपूर जल उपलब्धता। यही कारण है कि यह क्षेत्र हमेशा से सब्जियों के लिए उपयुक्त रहा है। आप ये उतरती पहाड़ी देख रहे हैं ना, ये सीधी यहां के छोटे से गांव कायलर को जाती है। तो आइए चला जाए इस गांव में। थोड़ा अतीत में ले चलता हूं। इस गांव का एक बच्चा था, एकदम साहसी, कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाला। नाम था बहादुर सिंह वर्मा। यह बात सन 1962 की है। बहादुर पढ़ता था, मगर अचानक पढ़ाई छोड़ खेती का मन बना लिया। जमीन थी मगर पत्थर भरी, पर बहादुर है, हिम्मत ना हारी, पिता को ढांढस बंधाया। आखिर एक प्रेरणा जो सामने थी। अपने इसी जुझारू स्वभाव के कारण बहादुर सिंह कठिन परिश्रम करते हुए अपनी खेती से लगातार भरपूर उत्पादन लेते रहे और आज वे एक सफल किसान के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। पिताजी ने कहा कि हमारे पास ज़मीन भी नहीं है और कैसे आपका गुजारा होगा आगे, तो क्या करें और कैसे होता है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या कहीं जाके लेबर का काम करना पड़ेगा ताकि शाम को घर में आकर रोटी खाने को मिले। फिर मैंने सोचा कि जो मेरे पास ज़मीन है क्यों ना मैं उसको ही डेवलप करूं, अच्छी किस्म की बनाऊं उसको और अच्छी किस्म की बना के उसमें सब्जियां पैदा करूं। किताबी ज्ञान से हटकर भाई बहादुर सिंह वर्मा ने जो भी सीखा स्वयं करके सीखा। पिता से मिले उजड़े पत्थर भरे खेत में उन्होंने सब्जियों से जुड़े हर ज्ञान को प्रयोग की कसौटी पर खरा उतारा। भाग्यवाद की बैसाखी को दूर हटा अपना भाग्य स्वयं बनाने वाले भाई बहादुर सिंह ने वर्ष 1962 के बाद से ही सब्जियों की वैज्ञानिक खेती शुरू कर दी थी। तो मैंने उसमें पौधे लगाने शुरू किए, फलदार पौधे, और मेरी इच्छा ये थी कि मैं इसमें जो भी फसल उगाऊं वो
इतनी अच्छी हो जो आम लोगों के यहाँ ना होती हो। ये मुझे वैसे शुरू से ही कुछ ऐसी भूख थी कि मैं कुछ ज़्यादा जान पाऊँ और लोगों से ज़्यादा जान पाऊँ। तो मेरी इच्छा यही होती थी कि जहाँ से भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ मिलता था उसको मैं सीख के आता था। मैं कहीं भी जाता था तो अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ही कुछ ज़्यादा सोचता था, ताकि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जो मैं अगर पढ़ लिख भी नहीं सका तो भी मैं कुछ ऐसा काम करूँ जो लोगों की नज़र में आए। लीक से हटकर काम करने वाले भाई बहादुर सिंह ने खेती में भी विविधीकरण को महत्व दिया। उन्होंने देसी सब्जियों के साथ साथ विदेशी सब्जियों को भी अपनाया। पर्यटन का गढ़ और पहाड़ों की रानी शिमला से सटे होने के कारण विदेशी पर्यटकों के बीच ब्रोकली, लाल गोभी, लेम्फूस जैसी विदेशी सब्जियों की मांग बराबर बनी रहती है। इसका लाभ बहादुर सिंह को खूब मिलता है। बात यही नहीं थमती। पिछले कुछ वर्षों से बहादुर भाई ने सब्जियों के गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन में महारत हासिल की है। गोभी का प्रति बीघा अधिकतम बीज पैदा कर उन्होंने विश्व में रिकॉर्ड भी बनाया है। गोभी का बीज हम इसलिए उगाते हैं और इस पूरे एरिया में उगाते हैं लोग कि अगर एक फूल, एक पौधा अगर सीज़न में जब वो तैयार होता है, अगर उसको मार्केट में ले जाते हैं सब्ज़ी के लिए बेचते हैं तो मुश्किल से 5 रुपए से 10 रुपए तक वो एक पौधा आपको पैसा देगा, लेकिन वो 3 महीने में तैयार हो जाएगा। और अगर हम इसको बीज के लिए रखते हैं, बीज के लिए वैसे तो इसका प्रोसेस अलग अलग है, इसकी काट छांट होती है, स्प्रे की जाती है, 9 महीने में इसका बीज तैयार होगा। लेकिन अगर उसकी अच्छी पैदावार हो जाती है तो एक पौधा 100 रुपये तक भी आपको बीज दे सकता है। 100 रुपये का भी वो बीज होता है। उसमें शर्तें यही हैं कि वो किस किस्म का बीज है, उसी किस्म के हिसाब से वो आगे बिकेगा, किस मौसम के लिए वो बीज बना है। तो वो बीज बनाने में हमें फ़ायदा है, क्योंकि बीज का तो फिक्स है कि 100 रुपया तो उसमें कम से कम मिलेगा ही मिलेगा। ये अभी हमने धनिया लगाया है, इसमें आप देख रहे होंगे, तो वो सिर्फ इसलिए है कि इसमें जब हाइब्रिड हम बनाते हैं तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन होती है, मक्खियाँ जो करती हैं। तो इस धनिया को लगाने से सिर्फ एक ही मतलब है कि जब इसमें गोभी में भी फूल आएगा और इस धनिया में भी फूल आएगा, तो इसके ऊपर, धनिया के ऊपर एक छोटी मक्खी आती है और वो पॉलिनेशन करती है और वो बहुत दूर तक भी नहीं जाती। मतलब यहाँ का पोलन दूसरी जगह नहीं ले जाएगी, यहाँ का पोलन या तो धनिया के बीच में ही डालेगी या फिर वो जो गोभी के फूल हैं जो फलियाँ लगने से पहले आता है उसमें पॉलिनेशन करती है, उससे इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी मैंने पिछले दिनों अपने यहाँ ट्रायल किया है कि 117 किलो 1 बीघा से, 800 स्क्वायर मीटर से 117 किलो बीज बनाने का मेरा रिकॉर्ड है। अभी तक ये किसी ने नहीं बनाया। तो एक तो ये फ़ायदे में इसलिए है कि थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा पैदावार निकली, और जब ये गोभी लगती है तो एक जिम्मेदार के पास इतना काम भी नहीं होता, वो टाइम का भी फ़ायदा उठाता है, व्यस्त रहता है अपनी खेती बाड़ी में। वो ये ऐसे टाइम में लगती है जबकि ज़मीन भी थोड़ी खाली होती है, और उस खाली ज़मीन में ये जिम्मेदार जो है फ़ायदा उठाता है। और दूसरे ये है कि जैसे आपके पास ज़मीन है, एक ही फसल लगाते रहते हैं, तो फसल का बदलाव चक्कर जो है, फसल चक्कर जो है, उसमें भी ये फ़ायदा देगा। क्योंकि अगर इसमें बदलाव का ये चक्कर लगता रहेगा तो उसमें पैदावार ज़्यादा होती है, चाहे वो किसी दूसरी फसल की बात करें या गोभी की बात करें। तो मैंने तो इतना देखा कि जहाँ मेरा 117 किलो का ये रिकॉर्ड बना, मैंने कोशिश की, क्योंकि जैसा मैं आम लोगों को समझाता भी हूँ, कहता भी हूँ कि आदमी को कुछ जानने की भूख होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस चीज़ को तैयार कर रहा हूँ तो इसकी जड़ तक जाऊँ, इसके असली बात तक जाऊँ कि वो कहाँ से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है, मैंने एक पौधा, गोभी का जो एक पौधा है उससे 230 ग्राम बीज लिया है। ये नहीं कि पूरे खेत से 2 पौधे छांट लिए और उसमें 230 ग्राम बीज लगा हो,
लेकिन पूरे 1 बीघा में या 1 एकड़ में जितनी भी गोभी लगी है उसमें 230 ग्राम के हिसाब से मैंने बीज लिया है। ये भी एक रिकॉर्ड है और मेरे पास इसके फ़ोटोज़ पड़े हैं, सर्टिफिकेट्स बने हैं जो यूनिवर्सिटी वो आके हमें देती है, प्रोत्साहित करती है। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। भाई बहादुर सिंह ने इसे भरपूर चखा है। कृषि में उनकी सफलताएं एक मिसाल हैं, अद्वितीय हैं, अनुपम हैं। इसलिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। देश की शीर्षस्थ कृषि संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उन्हें सफल किसान के लिए विशिष्ट पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वहीं योजना आयोग की एक उप समिति द्वारा कृषि नीति पर उनकी सलाह भी ली गई है। वो अपने कर्म को सबसे बड़ा पुरस्कार मानते हैं और किसान भाइयों को वैज्ञानिक ढंग से खेती की सलाह देते हैं। मुझे बड़े अच्छे नेशनल प्राइज़ मिले। उसके बाद फिर अच्छा पता लगा कि उस वक्त 100 रुपये प्राइज़ होता था, अब तो लाख लाख रुपए प्राइज़ मिले। तो लोगों में भी बड़ी चर्चा हुई कि इतना प्राइज़ मिला। मैंने उन्हीं दिनों एक अपनी गाड़ी खरीदी, तो गैरेज में बंद थी। जिस दिन मैं बॉम्बे से पहला प्राइज़ लेके आया, नेशनल प्राइज़, तो जब मैंने गाड़ी में इधर उधर आना जाना शुरू किया, लोगों को ये हुआ कि आपको गाड़ी भी मिली। तो मैंने उनको ये जवाब नहीं दिया कि ये मैंने अपने पैसे से खरीदी, लेकिन वो कैश जो मिला वो अलग चीज़ थी, गाड़ी तो मेरे अपने घर की थी। लेकिन लोगों में जागरूक होने के लिए भाई यही भी अच्छा है अगर मैं ये कह दूँ कि हाँ जी मुझे गाड़ी भी दी उन लोगों ने, ताकि तुम भी गाड़ी लो, तुम्हारे को भी गाड़ी मिले और तुम भी अच्छा काम करो खेती बाड़ी में, ताकि अपना जीवन बना सको, अच्छा अपना स्टैंडर्ड कर सको। सफल कर्म, उत्तम विचार, यही है भाई बहादुर सिंह की सफलता का आधार। माटी से जुड़, माटी के सहारे राष्ट्र को समर्पित ये व्यक्तित्व अपनी सफलता को दूसरों का आदर्श बना रहा है। उनके साथी किसान उन्हें न केवल किसान बल्कि वैज्ञानिक भी मानते हैं। कृषि के बारे में उनका कहा साथियों के लिए पत्थर की लकीर है। आखिर उन्होंने पहाड़ों के बीच पत्थर हटा पहाड़ से जिंदगी जो बिताई। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि कृषि में मौसम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो चलिए इसी को देखते हुए हम आपको दिखाते हैं अगले 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा होने और अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्व भारत में पूर्णतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में पूर्णतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पांडुचेरी, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने और अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिम भारत में पूर्णतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भारत में पूर्णतः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर तथा बिहार, अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर घना से अति घना कोहरा छा सकता है। विदर्भ में 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर स्थितियां प्रचलित रह सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। 21 दिसंबर को पूर्व उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों, अधो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर घना से अति घना कोहरा छा सकता है।
और इसी के साथ ही आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और इसमें दिखाई गई तमाम जानकारियों का आप उचित लाभ उठाएंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे नए अंक के साथ अगले सोमवार को। नमस्कार।